नमस्कार साथियों, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश कांत तेजा आपके लिए नेट परीक्षा में शामिल उपन्यास आज लेकर आई हूँ, गोदान उपन्यास को। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और महत्वपूर्ण जानकारियाँ यदि आपको लगती हैं तो दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। हम उपन्यासों की श्रृंखला को भी लेके चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर के सोल्व पेपर को भी लेके चल रहे हैं और साथ में कहानियों की श्रृंखला भी नेट की परीक्षा की दृष्टि से लेके चल रहे हैं। कम समय में अधिक तैयारी या रिवीजन हम लोगों को करना है, तो परीक्षा गुरु देवरानी जेठानी की कहानी ये 2 उपन्यास प्लेलिस्ट में लग गए हैं। आप जब प्लेलिस्ट में जाके या यूट्यूब पे जाके जब आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सभी की प्लेलिस्ट अलग अलग बनवा दी गई है। तो आज इसी क्रम में हम अपने तीसरे उपन्यास जो गोदान उपन्यास है उसको देखेंगे। गोदान उपन्यास में हम क्या क्या देखेंगे देख लेते हैं। इसमें जो हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ेंगे, उपन्यास का परिचय, उपन्यास की क्या क्या विशेषताएं हैं, उपन्यास की जो रूपरेखा है, जो पृष्ठभूमि है उसको भी पढ़ेंगे। पात्रों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे, जो पात्र है उसकी क्या क्या विशेषता है या उसका जो क्षेत्र है वो क्या विशेष है। जो पात्रों के द्वारा कुछ कथन कहे गए हैं उपन्यासों में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, नवीन प्रश्न आजकल बनकर आ रहे हैं, तो इन्हीं कथनों को हम देखेंगे। और अंतिम बिंदु हम देखेंगे कि उपन्यास के संदर्भ में आलोचकों द्वारा जो कहे गए कथन हैं उनको भी हम लोग देखेंगे आज। तो चलिए चलते हैं अपने उपन्यास की तरफ। उपन्यास है आज हम लोगों का गोदान उपन्यास है। ये श्रृंखला में तीसरा उपन्यास है। इससे पहले परीक्षा गुरु और देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास प्लेलिस्ट में सम्मिलित हैं। तो उपन्यास के विषय में पढ़ते हैं। जो विधा है इसकी, ये उपन्यास विधा है, गोदान सभी जानते हैं। इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी है। उपन्यासकार प्रेमचंद जी हैं, मुंशी प्रेमचंद, आप सभी जानते हैं। देखते हैं, पहला तथ्य है यह प्रेमचंद जी का अंतिम पूर्ण उपन्यास है। प्रेमचंद जी का अंतिम पूर्ण उपन्यास तो ये आपका गोदान है। अंतिम उपन्यास तो मंगलसूत्र है इनका। अगला है कि गोदान उपन्यास में तत्कालीन भारतीय समाज की लगभग हर समस्या को एक साथ उठाया गया है। ये प्रेमचंद जी की विशेषता रही है कि वो उन्होंने जो गोदान उपन्यास है उसमें ना तो शहरी जीवन ना ग्रामीण जीवन में दोनों को सम्मिलित करके और बहुत अच्छी पृष्ठभूमि को उन्होंने इस उपन्यास में उठाया है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक तरीके से भी उन्होंने इस उपन्यास में पात्रों के माध्यम से अनेक तथ्यों को कहलवाया है। आगे बढ़ते हैं। उपन्यास में प्रगतिवाद, गांधीवाद और मार्क्सवाद का पूर्ण परिप्रेक्ष्य में चित्रण हुआ है। तो इस उपन्यास में प्रगतिवाद, गांधीवाद, क्योंकि 1936 का है, उपन्यासों की विशेषता या पृष्ठभूमि को हम एक प्रकार से इसलिए इस तरीके से भी मान सकते हैं कि जिस समय का उपन्यास है उससे 1-2 साल पहले की या उसी वर्तमान परिप्रेक्ष्य की जो पृष्ठभूमि होती है उसी पे उपन्यास आधारित होता है। क्योंकि उपन्यासकार अधिकांशतः यथार्थ लिखते हैं। सामाजिक, ऐतिहासिक उपन्यासों में तो किसी विशेष को उठाते हैं, लेकिन सामाजिक और जो राजनीतिक और जो आर्थिक या मनोवैज्ञानिक उपन्यास होते हैं वो अपने इर्द गिर्द के यथार्थ को ही उठाते हैं। तो इसमें जो गोदान उपन्यास है, गोदान उपन्यास में गांधीवाद और मार्क्सवाद जो उस समय चल रहा था उसका पूर्ण चित्रण इसमें किया है प्रेमचंद जी ने। उपन्यास की एक और है कि उपन्यास में कथा 2 समानांतर रूपों में चलती है। गोदान उपन्यास की कथा एक ही परिप्रेक्ष्य में लेके नहीं चली है। गोदान उपन्यास की कथा वो 2 समानांतर रूपों में चली है, जिसमें एक रूप है, एक है ग्रामीण कथा और दूसरी है नागरीय महानगरीय कथा। ज्यादातर लोगों ने गोदान उपन्यास पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो सुना होगा। यदि नहीं भी सुना है, आपकी परीक्षा नजदीक है, तो इस वीडियो से आपको गोदान उपन्यास पूरा स्मृत हो जाएगा और आपके प्रश्न भी यहां से बनेंगे। अगला है कि उपन्यास में अनेक समस्याओं को चित्रित किया गया है। उपन्यास में किसी एक समस्या विशेष को इसमें नहीं लिया गया है। इसमें जैसे सामाजिक और आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास है, यथार्थवादी, तो इसमें अनेक समस्याओं को प्रेमचंद जी ने उठाया है। जैसे कि ऋण की समस्या, जो पैसा ले लेते हैं, ब्याज पे जो पैसा हम लोग ले लेते हैं उसकी समस्या,
शोषण की समस्या, क्योंकि जब ब्याज मतलब किसी से पैसे ले लिए हैं साहूकार से या महाजन से, तो किसी साहूकार से या व्यापारी से जब हम लोग जब पैसे ले लिए जाते हैं तो फिर वो किस तरीके से लगान के रूप में या उस ब्याज के रूप में या सूद के रूप में, यहाँ पे सूद शब्द का प्रयोग किया है प्रेमचंद जी ने, तो उसके रूप में कैसे शोषण करते रहते हैं, क्योंकि मूलधन उतने का उतना ही रहता है। अगर होरी ने, इसमें जो मेन पात्र है, मुख्य पात्र है, होरी है, अगर होरी ने 100 रुपए लिए हैं तो वो कितना भी कर ले, वो 100 का 100 बना रहेगा और ब्याज उसका बढ़ता चला जाएगा, और वो उस मतलब जो ब्याज के दलदल में है, जो जिससे पैसे लिए हैं उसके दलदल में वो फंसता चला जाएगा और कभी भी ऋण से मुक्त नहीं हो पाता है। अंतिम मतलब वो अंतिम सैया तक चला जाता है, लेकिन उसका जो ऋण है वो पूरा नहीं होता है, वो चुका नहीं पाता उस ऋण को, ऋण का सूद को नहीं चुका पाता है, और क्या कहते हैं, उसका शोषण होता रहता है। तो इसमें शोषण की समस्या को भी चित्रित किया है। प्रेम और विवाह, प्रेम विवाह, विवाह, अंतरजातीय विवाह, ऐसे भी अंतरजातीय विवाह भी, वो अंतरजातीय विवाह कहें, प्रेम विवाह कहें, अनमेल विवाह की जो कुछ झलक हैं वो भी इस उपन्यास में देखने को मिली हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको विस्मृत करा दें कि प्रेम विवाह होता है जब स्त्री पुरुष या लड़का लड़की अपनी स्वेच्छा से विवाह करता है। कभी कभी परिवार के खिलाफ भी हो जाता है, कभी नहीं भी होता है। और परंपरागत विवाह होता है जो परिवार की सहमति से होता है या परिवार कराता है। यहीं पे इस उपन्यास में एक थोड़ा सा चित्रण हुआ है अनमेल विवाह का। तो जो अनमेल विवाह होता है उसमें होता है कि पुरुष बहुत वयस्क होता है, बहुत ज्यादा आयु का होता है, और जो लड़की होती है वो बहुत कम उम्र की होती है। ये अनमेल विवाह हुआ। अंतरजातीय विवाह हुआ कि क्या कहते हैं, पुरुष दूसरी जाति विशेष का है और स्त्री जो है वो दूसरी जाति विशेष की होती है। तो चूंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि किसमें अनमेल विवाह है, किसमें नहीं है, किसमें परंपरागत विवाह है या किसमें अंतरजातीय विवाह है, तो आप अगर आपको इनका अंतर पता रहेगा कि किस विवाह में क्या क्या विशेषताएं हैं, तो आप अपने उत्तरों तक पहुंच पाते हैं। ये इसमें ना सही किसी और कहानी, किसी और उपन्यास में भी आपको लाभदायक होंगे। अगला देखते हैं कि उपन्यास में भारतीय किसानों का आर्थिक व सामाजिक शोषण करने वाली दमनकारी जमींदारी व्यवस्था का भी चित्रण किया गया है। तो ये जो उपन्यास है इसमें प्रेमचंद जी ने दिखाया है कि जो भारतीय किसान है उसकी जो आर्थिक स्थिति होती है वो क्या होती है। समाज जो है, जो क्या कहते हैं, जो बड़े लोग होते हैं या जिनकी जमीन को वो जो मतलब जिनकी जमीन पे वो काम करते हैं, उन वो सामाजिक रूप से कैसे उनका शोषण करते हैं। तो इस सब का चित्रण प्रेमचंद जी ने किया है। और जो किसानों की स्थिति 1936 के पास थी वही किसानों की स्थिति आज भी है। तो चलते हैं आगे और उपन्यास को देखते हैं। अगला है कि उपन्यास में जाति व्यवस्था और शोषण प्रक्रिया के अंतर संबंधों को दिखाया गया है। जाति व्यवस्था जैसे कि दलित में जमार हैं, ब्राह्मण हैं, महाजन हैं, इन सबकी जो जाति व्यवस्था है कि हम इसमें नहीं जाएंगे, हम इसका पानी नहीं पिएंगे, ये इस जाति की लड़की है, तो ये सब चीजें भी इसमें दिखाई गई हैं। और किस तरह उनका शोषण किया जाता है अपने से नीची जाति वालों का, ये भी उपन्यास में बहुत कई जगह मतलब चित्रित किया गया है। आगे है गोदान में गाय के महत्व और धर्म के दबाव को झेलते किसान की मनहा, यहाँ पे मना है, मनहा स्थिति का भी चित्रण किया गया है। यहाँ पे हा नहीं है, विसर्ग लगा हुआ है। मनहा स्थिति का भी चित्रण किया गया है। तो गाय का महत्व दिखाया गया है कि जो होरी होता है वो किस तरह उसकी गाय की लालसा होती है, उसके पूरे परिवार की, रूपा, सोना, गोबर, धनिया, जो सबकी एक आशा होती है, एक जो स्वप्न होता है या एक जो ख्वाहिश होती है वो होती है कि हमारा जो मतलब ये आंगन है इसमें गौ माता होनी चाहिए। वो गाय को माता के रूप में पूजना चाहते हैं और हर किसी को गाय मतलब दिखती है कि हमारी गाय आई है, इस तरह से आई है, इस तरह से आई है, सुनहरी गाय। तो ये सब इसमें गाय का जो महत्व बताया गया है, किसान के लिए गाय क्या हो सकती है ये बताया गया है। और धर्म के दबाव में
जो है कैसे होरी दबता चला जाता है, ये भी इस उपन्यास में दिखाया गया है। आगे है होरी का शोषण व्यवस्था और शोषकों के विरोध करने के कारणों को चित्रित किया गया है। होरी का किस तरह शोषण होता है, वो जो शोषण व्यवस्था है कि एक बार आपको पैसा दे दिया और फिर आपसे सूद लेते रहे, आप लगान देते रहो, अपने लिए कुछ ना करो, आप गर्मी जाड़ा बरसात सब में काम करो, लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं बचता है। इसकी दयनीय स्थिति भी बताई गई है कि जो है होरी के 3 बच्चे मर जाते हैं, कभी दवाई नहीं मिलती, कभी कुछ नहीं मिलता, और इतना मतलब किसान होते हुए भी इसके पास गाय नहीं है, दूध नहीं है, घी नहीं है कि उसकी बहू आंख में काजल की जगह घी लगा सके, इतना भी घी नहीं है उसके पास। तो इन सब चीजों की जो है उपन्यास में अंदर दिया हुआ है। और क्या कहते हैं, होरी यहाँ पे शोषण नहीं, मतलब विद्रोह नहीं करता है, जो उसका शोषण कर रहे हैं उनके प्रति विद्रोह नहीं करता है। विद्रोह करने के रूप में जब आगे उभर कर आता है, एक तरीके से कहें कि प्रगतिशील युवा के रूप में जब आगे उभर कर आता है, वो होरी का बेटा गोबर आता है। तो इसका चित्रण भी इस उपन्यास में किया गया है। होरी का शोषण होता है, शोषण कौन कौन सी व्यवस्थाएं करती हैं वो है, और उसका विरोध कौन करता है, तो होरी का बेटा गोबर करता है। देखेंगे आगे हैं बहुत अच्छे से। आगे है, यह उपन्यास किसान जीवन की त्रासदी का ज्वलंत दस्तावेज है। बहुत महत्वपूर्ण है कि किस उपन्यास में किसान के जीवन की त्रासदी का ज्वलंत दस्तावेज कहा गया है किस उपन्यास को, तो यह आपका गोदान उपन्यास है। आगे है, उपन्यास में दाने दाने को मोहताज लोगों की दशा का चित्रण किया गया है। कितना भी कमाएं लेकिन दाने दाने को मोहताज रहते हैं। ये जो होरी का जब पढ़ते हैं हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे आपको अब बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, आपको इन्हीं जो ये आपकी रूपरेखा में जो तथ्य हैं, इन्हीं से आपका प्रश्न सोल्व हो जाएगा, प्रश्न पत्र। आगे है, उपन्यास में दिखाया गया है कि इन लोगों की देह भर साबित कपड़े भी नहीं है, यानी कि जो किसान वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, शोषित वर्ग है, वो उसके शरीर पे पूरे कपड़े भी नहीं है, फटे पुराने हैं, पर वे कमर तोड़ मेहनत करते हैं। इसके बावजूद भी उनका गुजर बसर नहीं होता। उनकी दयनीय स्थिति का बड़ी सूक्ष्मता के साथ उपन्यासकार ने वर्णन किया है। क्योंकि देखा है कि धनिया एक जगह कहती है कि इतने बरस हो गए मेरे पास यही एक साड़ी है, एक धोती है। तो ये सब चीजें हैं कि वो कितना करती है, लेकिन उसके बाद भी किसान की इतनी दयनीय स्थिति है कि किसान का जो अपना परिवार है वो भी कुछ नहीं खरीद पाता, किसान तो कुछ खरीद ही नहीं पाता है। तो यही सब बताया है कि इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी शरीर पर साबुत कपड़े भी नहीं है। ये दिखाने का प्रयास जो आर्थिक स्थिति है वो यहाँ पर प्रेमचंद जी ने दिखाई है। आगे बढ़ते हैं, जमींदारों और महाजनों के शोषण का शिकार हुए लोगों का वर्णन भी की मिलता है। प्रेमचंद जी ने जो जमींदार हैं और महाजन हैं, उनका जो जमींदारों और महाजनों के शोषण का जो शिकार हुए लोग हो जाते हैं, ये किस तरह शोषण करते हैं, इसका वर्णन प्रेमचंद जी ने किया है। आगे है, किसान की फसल हो या ना हो उन्हें लगान देना अनिवार्य है। तो जमींदार और महाजन कैसे शोषण करते हैं, उन्होंने अपनी जमीन दे दी, अब क्या कहते हैं, खेती में पैदावार हुई है नहीं हुई है, बारिश, सूखा पड़ा है, अकाल पड़ा है, पानी नहीं है, बीज नहीं है, खाद नहीं है, लेकिन उनको इससे मतलब नहीं है, उनको जो लगान है वो मिलना चाहिए समय पे। इस तरह का शोषण इसमें दिखाया गया है। आगे है, महाजनी सभ्यता में किसान के शोषण को दिखाया गया है। किसान की पूरी जिंदगी सूद भरते बीत जाती है, मगर महाजनी से लिया गया मूलधन ज्यों का त्यों बचा रहता है और किसान पूरी तरह कर्ज में डूबता चला जाता है। तो ये उपन्यास की विशेषता है, एक जो रूपरेखा है उसमें अंदर है। आगे बढ़ते हैं, उपन्यास में किसान से मजदूर में परिवर्तन का विश्वसनीय और यथार्थ चित्रण उपन्यासकार ने किया है। तो इसमें बताया गया है कि कैसे एक किसान से मजदूरी में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि जब उसका खेत बिक जाता है या वो सूद नहीं दे पाता है तो वो सोचता है कि मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं मजदूरी ही कर लूं। तो इसमें परिवर्तन का भी होरी का चित्रण इसमें दिखाया गया है। आगे है, उपन्यास में परंपरागत भाग्यवादी किसानों का प्रतिनिधि करने वाला जो पात्र है वो होरी है। होरी जो है इसमें भाग्यवादी किसानों का प्रतिनिधि करता है।
वो कहता है कि हमारे भाग्य में ही नहीं है, वो भाग्य को कोसता है, कर्म को नहीं। जबकि इसके ही विपरीत होरी का पुत्र है गोबर। देखते हैं उपन्यास में नए जमाने का युवा किसान का प्रतिनिधि करने वाला पात्र गोबर है। गोबर जो है वो युवा किसान का प्रतिनिधि पात्र है। देखिए होरी से प्रश्न कई बार बन चुका है, लेकिन अब यदि प्रश्न बनेगा तो घुमा भी सकता है कि नए जमाने का जो किसान का प्रतिनिधित्व करता है वो कौन करता है, तो यहां पर गोबर करता है। आगे है उपन्यास में शोषण शक्तियों के षड्यंत्र की भलीभांति पहचान करने वाला पात्र भी गोबर है। गोबर क्या करता है, गोबर को पता लग जाता है कि जो महाजन हैं, जमींदार हैं, ये हम लोगों का शोषण कर रहे हैं। तो वो पहचान लेता है, क्योंकि वो गांव और शहर को जोड़ने वाली बीच की कड़ी भी है गोबर उपन्यास में। आगे है उपन्यास में गोबर शोषणकारी ताकतों जो ताकत है उनका विरोध करता है। जो शोषण करने वाली जो ताकतें हैं, महाजन हैं, जमींदार हैं, या शहरों में जैसे जो मिल मालिक होते हैं, कंपनियों के जो मालिक होते हैं, वो किस तरह अपने जो वर्कर्स होते हैं, उनके जो कर्मचारी होते हैं, उनका कैसे शोषण करते हैं। तो इनको पहचान लेता है, इनके षड्यंत्र को, और वो विरोध करता है। आगे है उपन्यास में शोषणकारी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष करने वाली जो स्त्री पात्र है वो धनिया है। जो धनिया है होरी की पत्नी, वो भी पहचान जाती है कि हम लोगों का शोषण हो रहा है, और वो विरोध करना जानती है, करती है। और वो इतना भी विरोध करती है, जब पंचायत एक बार बैठती है तो उसकी जो पुत्र वधू होती है वो उसको भी न्याय दिलाने के लिए ममत्व, करुणा, अनेक प्रकार के संघर्ष इसमें, जैसे एक ग्रामीण परिवेश की स्त्री है धनिया, लेकिन उसके बाद भी वो संघर्ष करती है, विरोध करती है, कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ये है। आगे बढ़ते हैं। शहर जाने के बाद गोबर की प्रगतिशील चेतना का विकास होता है। जब गोबर अपने घर से शहर चला जाता है, गांव से, तो उसका और भी विकास होता है। पहले तो उसका विकास इतना ही था कि वो साहूकारों को देख रहा था, जमींदारों को देख रहा था, लेकिन उसके बाद जब वो शहर में जाता है तो उसकी दृष्टि और भी बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं। गांव में होरी धनिया जैसे उग्र स्वभाव की निर्भय स्त्री पात्र को भी दबा कर रखना चाहता है। गांव में जो होरी है, मुख्य पात्र है, उसकी जो पत्नी है वो उसकी पत्नी का जो है वो उग्र स्वभाव है और निर्भय स्त्री है, वो डरती नहीं है, निडर है एकदम। लेकिन इसके बाद भी होरी इनको दबा कर रखना चाहता है। यहाँ पे स्त्री की स्थिति का वर्णन किया गया है कि स्त्री कितनी भी शक्तिशाली हो, पुरुष सत्ता उसको दबाना जानती है। आगे बढ़ते हैं। उपन्यास में स्वच्छंद प्रेम की परिणति को उजागर किया गया है। इसमें स्वच्छंद प्रेम की परिणति को जो उजागर किया गया है वो गोबर और जुनिया के रूप में किया गया है। जो गोबर है वो जुनिया से प्रेम विवाह करता है। आगे है उपन्यास में गोबर को बिरादरी, धर्म आदि शोषण के उपकरणों की पहचान हो जाती है। गोबर पहचान जाता है कि कैसे बिरादरी के नाम पर या धर्म के नाम पर लोग हमारा शोषण करते हैं, और वो इनका विरोध भी करता है। आगे है ग्रामीण जीवन की समस्याएं, ऋण समस्या, शोषण समस्या, अछूत समस्या, अंतरजातीय विवाह की समस्या और नारी दुर्दशा। यहाँ पे जो विशेषताएं हैं वो ग्रामीण जीवन की हैं। ग्रामीण उपन्यास में जो ग्रामीण जीवन में जो समस्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे ऋण की समस्या, शोषण की समस्या होती है, अछूत की समस्या, हम इसका छुआ हुआ पानी नहीं पिएंगे, ये अछूत उसका मतलब ये नीची जाति का है, ये हमारे चौखट पे नहीं चढ़ सकता, ये सब इसमें ग्रामीण की समस्या है। नारी की दुर्दशा किस स्थिति में है नारी, इसका वर्णन भी किया है। आगे देखते हैं शहरी जीवन की समस्याएं। शहरों में जो जीवन यापन कर रहा था उस समय समाज, उसकी क्या समस्याएं हैं, जैसे जमींदार वर्ग की समस्या, मिल मजदूरों की समस्याएं, नारी शिक्षा, नारी स्वतंत्रता और अधिकारों की समस्या, स्वच्छंद प्रेम की समस्या, ये भी शहरी जीवन की समस्याएं हैं। आगे बढ़ते हैं। उपन्यासकार ने किसी एक समस्या को न उठाकर तत्कालीन भारतीय समाज की हर समस्या को एक साथ उठाने का प्रयास किया है। आगे बढ़ते हैं। ये उपन्यास की रूपरेखा थी। यहां से प्रश्न आपको मिलेंगे। अब बढ़ रहे हैं उपन्यास के प्रमुख पात्रों की तरफ। देखते हैं। पहला, होरी। यह उपन्यास का केंद्रीय पात्र है। यह परंपरागत भारतीय किसान भी है।
यह धर्म, जाति, भाग्यवाद आदि को मानने वाला पात्र है। ये होरी की विशेषताएं हैं, अनेक विशेषताएं हैं जो हम कह भी चुके हैं आगे पीछे। आगे है, इसके 3 बच्चे हैं, 2 लड़की और 1 लड़का। रूपा सोना इसकी लड़की है होरी की, और गोबर जो है वो होरी का लड़का है। अगली है धनिया। धनिया पात्र है, यह होरी की पत्नी है। यह एक जुझारू पात्र है, कर्मठ, कर्मशील, संघर्षी है। इसमें यहाँ पे ममत्व है, इसमें ममत्व का भाव भी परिलक्षित होता है। यह मानवता और स्त्री की समस्या को पूर्ण रूप से समझती है, इसीलिए यह उपन्यास में पंचों के फैसलों को भी नकार देती है। बड़ी संघर्षशील नारी पात्र है। ये धनिया की विशेषता है। आगे देखते हैं गोबर को। यह होरी का बेटा है जो युवा वर्ग का प्रतिनिधि करता है। यह प्रगतिशील युवा है। यह उपन्यास में गांव और शहर की कड़ी को भी जोड़ता है। आगे है सोना और रूपा। यह दोनों होरी की बेटियां हैं। आगे पंडित मातादीन पात्र हैं। यह महाजन है। फिर है पंडित दातादीन और पंडित मातादीन। यह दातादीन का पुत्र है। जो पंडित दातादीन का पुत्र है वो मातादीन है, जो बड़ी जाति का होते हुए भी चमार जाति की स्त्री सिलिया से संबंध बनाता है, मगर उसे पत्नी नहीं बनाना चाहता। तो यहाँ पे मतलब जो आज की स्थिति है और जो उस समय की स्थिति थी, उपन्यास को आज पढ़ते हैं तो आज की स्थिति में लगता है, उस समय जिन्होंने पढ़ा होगा उस समय की स्थिति में लगा होगा। तो इसमें दिखाया गया है कि किस तरह उच्च कुल जाति का होते हुए भी कैसे निम्न जाति की स्त्री को प्रेम प्रसंगों में उनका शोषण करते हैं, यौन शोषण करते हैं, और उसके बाद उसको मतलब विवाहिता उससे विवाह नहीं करना चाहते हैं। चलते हैं आगे। उपन्यास के अन्य पात्र निम्नलिखित हैं, जिसमें है दुलारी सहुआइन, पटेश्वरी लाल, झिमुरी सिंह, झुनिया, सिलिया, भोला, नोहरी, हीरा, पुनिया, शोभा, राय साहब, मीनाक्षी, सरोज, मिस्टर खन्ना, गोविंदी, ओंकारनाथ, मिस्टर तंखा, मिर्जा खुर्शेद। ये उपन्यास के अन्य पात्र हैं, क्योंकि पात्रों में भी प्रश्न बनते हैं कि निम्नलिखित में से गोदान उपन्यास के पात्र नहीं है, तो आपको ए बी सी डी करके 4 विकल्प दिए होंगे, उसके बाद में कूट दिया होगा ए बी सी, बी सी, डी सी, इस तरह से प्रश्न बन रहे हैं। तो पात्रों को भी आप पढ़ के जाइएगा। आगे है उपन्यास में महाजन वर्ग से संबंधित पात्र हैं। उपन्यास में जो महाजन वर्ग है उससे जो संबंधित पात्र हैं, ये सहुआइन है, दातादीन और झिंगुरी सिंह है। उसके बाद है क्या कहते हैं आपके, यहाँ पे मातादीन भी आप लिख लीजिएगा, मातादीन, क्योंकि ये पात्र भी जो है महाजन वर्ग से है। आगे है उपन्यास में जमींदार व पूंजीपति वर्ग से संबंधित पात्र हैं। उसमें कौन है पूंजीपति वर्ग से संबंधित? राय साहब, अमरपाल सिंह, मिस्टर खन्ना। तो ये जमींदार व पूंजीपति वर्ग से संबंध रखते हैं, और इससे पहले वाले वो महाजन वर्ग से संबंध रखते थे। आगे है उपन्यास में दलित वर्ग से संबंधित पात्र हैं। तो दलित वर्ग से संबंधित जो पात्र हैं यहाँ पे वो सिलिया है, कलिया है और हरकू है। आगे है उपन्यास में ग्रामीण स्त्री पात्र हैं। जो ग्रामीण स्त्री हैं वो कौन कौन सी हैं पात्र? झुनिया, सिलिया, सोना, रूपा और धनिया। आगे है उपन्यास में जो शहरी पात्र हैं वो मालती है। कौन किस विशेष वर्ग का पात्र है, कौन किस स्थान का पात्र है, ये भी प्रश्न गहराई से बन सकता है। आगे है उपन्यास के प्रमुख पात्रों के कथन निम्नलिखित हैं। अब पात्रों ने जो कथन कहे हैं हम दृष्टि डालते हैं। पहला है, प्रेम खूंखार शेर की भांति होता है जो अपने शिकार पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ने देता है। तो ये जो कथन है ये मेहता ने कथन मालती से कहा है कि प्रेम खूंखार शेर की भांति होता है जो अपने शिकार पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ने देता है। ये कथन मेहता ने मालती से कहा है। आगे है, मैं नहीं कहता देवियों को विद्या की आवश्यकता है और पुरुषों से अधिक है। मैं नहीं कहता देवियों को शक्ति की आवश्यकता नहीं है और पुरुषों से अधिक है, लेकिन वह विद्या और वह शक्ति नहीं जिससे पुरुषों ने संसार को हिंसा क्षेत्र बना डाला है। ये कथन उपन्यास में प्रोफेसर मेहता ने कहा है।
आगे है, मैं रूपवती हूं, तुम भी मेरे चाहने वालों में से एक हो। तो ये कथन कहने वाली मालती है और ये मालती कथन कहती है मिस्टर खन्ना से। आगे है, मैं ब्राह्मण नहीं चमार ही रहना चाहता हूं। जो अपना धर्म माने वह ब्राह्मण, जो धर्म से मुंह मोड़े वह वह चमार। तो ये जो कथन है उपन्यास में ये माता दीन का कथन है। अगला है, पूर्व जन्म के कर्मों के फल से कोई छोटा बड़ा नहीं बनता। तो ये कथन जो है ये गोबर का है और बहुत महत्वपूर्ण कथन है। अगला है, यहां जिसके हाथ में लाठी है वही गरीबों को कुचलकर बड़ा आदमी बन जाता है। यह कथन भी गोदान उपन्यास के पात्र गोबर का है। अगला है, अगला देखते हैं, जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सैलाने, सैलानी नहीं है यहाँ पे, सैलाने है, सैलाने में ही कुशलता है। ये कथन होरी का है, उपन्यास में बहुत महत्वपूर्ण कथन है, प्रश्न भी बन चुका है इस पर। आगे है, विपन्नता के इस अथाह सागर में सोहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। विपन्नता के इस अथाह सागर में सोहाग यानी कि जो उसका पति था वही सोहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। ये जो क्या कहते हैं झुनिया का कथन है उपन्यास में। आगे है, औरत को भगवान सब कुछ दे रूप ना दे नहीं वह काबू में नहीं रहती। यह कथन गोदान उपन्यास में जो कहता है, जो बांस काटने वाला एक चौधरी आता है होरी के, वो ये कथन कहता है। आगे है, भिक्षुक जब तक 10 द्वारे ना जाए उसका पेट कैसे भरेगा, मैं ऐसे भिक्षुकों को मुंह नहीं लगाती। ये कथन जो है झुनिया कहती है गोबर से, अपने पति से। आगे है, भिक्षुक क्या देता है, आशीष, आशीषों से तो किसी का पेट नहीं भरता। भिक्षुक क्या देता है, आशीष, आशीषों से तो किसी का पेट नहीं भरता। यह कथन झुनिया का है और यह कथन भी उसने गोबर से कहा है। अगला है, जान देने का अर्थ है साथ रहकर निभा करना। एक बार हाथ पकड़कर